जो हमने आप लोगों को बताया उसके गुण दोषों के बारे में, और अब हम लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणाएं एवं दृष्टिकोण इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो लोकतंत्र जो है यह आधुनिक युग जो है यह लोकतंत्र का युग कहा जाता है। लोकतंत्र केवल शासन का ही प्रकार नहीं है, यह एक सामाजिक व्यवस्था भी है। यह संपूर्ण जीवन दर्शन है। मानव जीवन का प्रत्येक पहलू लोकतंत्र से संबंधित है। तो लोकतंत्र के शासन जो है, लोकतंत्र के शासन, राज्य एवं समाज, इसमें 3 रूप होते हैं। तो लोकतंत्र संबंधी विचारों में वर्तमान समय में क्या हुआ है, इसमें बहुत अंतर आया है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों, आदर्शों एवं मूल्यों से होता है। तो लोकतंत्र के अनेक दृष्टिकोण और अवधारणाएं जो हैं, अब उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें पहला है हमारा लोकतंत्र का उदारवादी दृष्टिकोण। लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण को जो है लोकप्रिय सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। इस सिद्धांत का 3 शताब्दियों में विकास हुआ। तो 3 शताब्दियों में जो इसका विकास हुआ है उसमें जो है कौन कौन थे? बेंथम थे, J.S. मिल तथा अब्राहम लिंकन। इन्हीं के उदारवादी दृष्टिकोण जो हैं इसमें स्वीकार किए गए हैं। पुनर्जागरण तथा सुधारवाद के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आंदोलनों के प्रभाव के कारण व्यक्ति की गरिमा को सर्वोच्च मानते हुए संपूर्ण चिंतन का केंद्र व्यक्ति को स्वीकार किया गया। हॉब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने यह कहा कि सरकार या राज्य व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते का क्या है? परिणाम है। और J.S. मिल्स ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया। तो लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण में कौन कौन से तत्व हैं, इनको देखते हैं। तो इसमें पहला है आपका व्यक्ति साध्य है और समाज तथा राज्य क्या है? साधन। व्यक्ति साध्य है और समाज तथा राज्य साधन है। दूसरा है जनता को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा है सभी व्यक्ति समान हैं तथा व्यक्तियों को स्वयं अपना भला बुरा सोचने की सामर्थ्य है। और चौथा है शासन जनता द्वारा स्वयं संचालित होना चाहिए। पांचवा है राजनीतिक सत्ता जनता की धरोहर है। और छठवां सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। और सातवां है सरकार सीमित होनी चाहिए तथा लोक मत का सरकार द्वारा आदर किया जाना चाहिए। लेकिन ये तो इसके हो गए उदारवादी आधारभूत तत्व। तो कुछ लोगों ने इसकी आलोचनाएं की हैं, इसमें कमियां निकाली हैं। तो क्या कमी इसमें निकाली गई है, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें पहली कमी निकाली गई है कि यह दृष्टिकोण राजनीतिक समानता पर बल देता है।
व्यवहार में राजनीतिक समानता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और दूसरा है, यह सिद्धांत शासन का संचालन जनता द्वारा मानता है, परंतु जनता द्वारा शासन के संचालन में भाग लेने से राजनीतिक व्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है तथा लोकतंत्र भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। फिर तीसरा है, यह सिद्धांत राजनीति में नेताओं, शासन करने वाले विशिष्ट वर्गों तथा संगठित संस्थाओं को उचित महत्व नहीं देता। और चौथा है, यह सिद्धांत मूल्यों और आदर्शों पर अधिक ध्यान देता है, राजनीतिक जीवन की वास्तविकता पर कम। तो ये पहला इसका था लोकतंत्र का उदारवादी दृष्टिकोण। और अब दूसरा है इसका लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन दृष्टिकोण। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन दृष्टिकोण। तो इसमें जो विद्वान हैं मोस्का, पेरेटो और बर्नहेम, इन्होंने अपने विचारों में कहा है कि लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके विचार के अनुसार आधुनिक युग में प्रत्येक प्रकार का शासन लोकतंत्री है, जिसमें केवल कुछ मुट्ठी भर शक्तिशाली लोग ही अपना प्रभाव डालते हैं तथा ये लोग विशिष्ट वर्ग के होते हैं। और इन बातों का लोगों ने समर्थन किया कि प्रत्येक राजनीतिक संगठन में शासन सत्ता केवल अल्पमत अथवा विशिष्ट वर्ग के पास ही होती है। और यह सिद्धांत जो है इस बात पर भी जोर देता है कि इसमें विश्वास नहीं रहता कि सरकार का संचालन जनता द्वारा होता है, इस पे कोई सहमति नहीं है। तो लासवेल ने कहा है अपने शब्दों में कि राजनीतिक विशिष्ट वर्ग एक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति रखने वालों का होता है और शक्ति रखने वाले में नेतृत्व तथा समाज के सभी समूह आ जाते हैं, जिनमें नेता आते हैं तथा जिसके प्रति नेताओं का उत्तरदायित्व होता है वो लोग आते हैं। तो ये देखा जाएगा कि आधुनिक लोकतंत्र का संचालन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, परंतु उनका मार्गदर्शन जो है वह बड़े संगठनों की कार्यकारिणी के समितियों के द्वारा होता है। देश में बड़े पूंजीपति द्वारा जो समर्थन होता है वह भ्रष्ट अभिजनों के हाथों में शासन की बागडोर चली जाती है। तो इसके भी कुछ आधारभूत हैं, जैसे लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय दृष्टिकोण के क्या तत्व हैं। पहला, लोकतंत्र वह है जहाँ जनता केवल निर्वाचन के द्वारा अपने शासक वर्ग मतलब विशिष्ट वर्ग को चुनती है। और दूसरा है, विशिष्ट वर्ग के अभाव में लोकतंत्र वास्तविक रूप ग्रहण नहीं कर पाती, केवल भीड़ तंत्र होता है।
और तीसरा है राजनीतिक निर्णय लेने का कार्य केवल विशिष्ट वर्ग या सामान्य वर्ग की जनता नहीं करती। फिर है लोकतंत्र विशिष्ट वर्गों में सत्ता के लिए संघर्ष है। और पांचवा है लोकतंत्र न तो जनता का शासन है और न उसके प्रतिनिधियों का, वह अभिजनों के एक समूह का शासन है। तो फिर इसमें भी कुछ लोगों ने इसकी भी आलोचना की है और कहा है कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के, लोकतंत्र जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसकी आलोचना में कहा गया है। तो पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत नेताओं के विशिष्ट वर्ग में विश्वास करता है। लोकतंत्र तत्वहीन एवं मूल्यहीन हो जाता है। फिर दूसरा है, यह सिद्धांत रूढ़िवादी होने के कारण परिवर्तन का विरोधी है। और तीसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र का उद्देश्य व्यक्ति का विकास एवं कल्याण नहीं है। और लास्ट चौथा है, यह सिद्धांत व्यक्तियों की समानता का विरोधी है, केवल विशिष्ट जनों के शासन में विश्वास करता है और जनता की उपेक्षा करता है। तो ये इसकी आलोचना थी। तो ये हमने दूसरा पढ़ा, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय दृष्टिकोण। और अब हम तीसरा पढ़ेंगे, लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण। लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण, इसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र जो है यह ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें नीति निर्धारण का कार्य समाज के विभिन्न वर्ग पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा संपादित करते हैं। तो इसमें कहा गया है, आर पृस्थस ने कहा है कि यह एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज की शक्ति अधिकांश प्राइवेट समूहों, समान रुचि के संगठनों तथा ऐसे संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के मध्य विभाजित रहती है। राजनीतिक जीवन की उस कठोर वास्तविकता को ध्यान में रखकर सारडोरी तथा डहल ने कहा है कि लोकतंत्र, इन्होंने क्या कहा है कि बहुमत तंत्र की संख्या इसको दी जाए, जिसका अर्थ है कि उसका प्रबंध अभिजनों के सेट के द्वारा न होकर अनेक सेटों के द्वारा होता है। अब इसमें इनके जो है क्या तत्व हैं इनके, इसमें तो इसमें पहला है, इस सिद्धांत का आधार व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों का संगठन है, जैसे दबाव समूह, ट्रेड यूनियन, संघ एवं राजनीतिक दल, ये सब हैं। और दूसरा है, इस सिद्धांत का आधार संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा है। और तीसरा है, जनता की नीति निर्धारण में भाग उसके व्यवस्थित संगठनों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। और चौथा है, राज की शक्ति सीमित होनी चाहिए। अब इसमें भी क्या है, आलोचना की है लोगों ने और कहा है, पहला पॉइंट है इस आलोचना में कि यह सिद्धांत
व्यक्ति को महत्व नहीं देता, व्यक्तियों के संगठित समूहों एवं संस्थाओं को महत्व देता है। और दूसरा है, यह सिद्धांत राज्य की संप्रभुता को विभाजित करता है। और तीसरा है, यह सिद्धांत राजनीति को दबाव गुटों की राजनीति बना देता है। अब है चौथा, 3 हमने पढ़े थे, अब चौथा है इसमें लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है यह एक वर्ग के संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है। साम्यवादियों ने लोकतंत्र को नए अर्थों में कहा है। क्या कहा है? सोवियत संघ, उत्तर कोरिया, क्यूबा तथा चीन की शासन व्यवस्थाओं को जनवादी लोकतंत्र कहा जाता था, जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र पर आधारित थे। मार्क्सवाद लोकतंत्र को एक शासन व्यवस्था के अतिरिक्त मूल्यों की एक व्यवस्था समझा गया और लोकतांत्रिक मूल्यों में आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, शासन में जनता की सहभागिता तथा शोषण की अनुपस्थिति की अधिक महत्वपूर्ण समझा गया इसको। तो मार्क्स उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करके शोषण की अनुपस्थिति को अधिक महत्व माना गया। लेनिन ने क्या कहा कि सर्वहारा वर्ण के अधिनायक तंत्र को सच्चा लोकतंत्र मानता है। इनका कहना है मार्क्स कि लोकतांत्रिक मूल्यों की, इन्होंने कहा है मार्क्स ने कि जब समाजवादी समाज में राज्य समाप्त हो जाएगा तब पूर्ण लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होगी और जब तक राज्य है यह वर्ग राज्य ही रहेगा। इसका रूप वर्ग प्रजातंत्र होगा। लेकिन संस्था की भांति लोकतंत्र भी पूंजीवादी जो है वह शास्त्रागार के शास्त्रों में कहा गया है, इसमें से एक है जिसे गरीब सर्वहारा की समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा न्याय के मिथ्या आश्वासन देकर मूर्ख बनाने के लिए विकसित किया गया है। इसके पीछे उनकी जो वास्तविक इच्छा है उसमें धूर्तता व शत्रुता छिपी हुई है। लोकतंत्र की न तो कोई अधिकारिता है और न उसकी कोई औचित्य ही है। यह सर्वहारा वर्ण का अधिनायक तंत्र जो है ये पूंजीवादी लोकतंत्रों में श्रेष्ठ लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र शोषण बनाए रखने के लिए नहीं है, यह शोषण मुक्त समाज स्थापित करने का एक माध्यम है। इसकी भी लोगों ने आलोचना की है और आलोचना में कहा है, मार्क्स ने कहा, मार्क्स का लोकतंत्र एक वर्ग का अधिनायक तंत्र है। फिर दूसरा है, यह मजदूरों के अतिरिक्त अन्य वर्गों का दमन करता है। और तीसरा है, मजदूर वर्ग का अधिनायक वाला शासन अथवा लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं है। अब चौथा है,
लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण। लोकतंत्र के समाजवादी दृष्टिकोण में लोकतंत्र और मार्क्सवादी लोकतंत्र जो हैं ये सम्मिलित रूप हैं। लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण समस्त जनता के लिए स्वतंत्रता की व्यवस्था करने के साथ साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व राजनीतिक समानता पर भी बल देता है, जिससे संपूर्ण जनता के साथ न्याय हो सके तथा सभी को हित साधन हो सके। कहा जाएगा कि समाजवादी लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता पर बल दिया जाता है तथा इसके साथ ही सामाजिक व आर्थिक पक्षों के महत्व को भी स्वीकार किया जाता है। अब इसकी भी आलोचना की गई है, तो इस आलोचना में क्या कहा गया है? पहला, समाजवादी लोकतंत्र में समाजवादी सिद्धांतों की तुलना में लोकतांत्रिक मान्यताओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। और दूसरा है, समाजवादी लोकतंत्र में राजनीतिक तथा सामाजिक समानता के स्थान पर अधिक समानता को महत्व प्रदान किया जाता है। अब छठवां है बुनियादी लोकतंत्र तथा लोकतंत्र का दृष्टिकोण। अब बुनियादी लोकतंत्र क्या है? बुनियादी लोकतंत्र निर्देशित लोकतंत्र, नियंत्रित लोकतंत्र इसको कहा गया है। तो लोकतंत्र के रूप में उन नवोदित राष्ट्रों की शासन व्यवस्था को सम्मिलित कर सकते हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति के बौद्धिक स्तर के कारण इन देशों में उदारतावादी व साम्यवादी दोनों ही प्रकार के लोकतंत्र उपयुक्त सिद्ध नहीं हुए, जिनमें लोकतंत्र का क्रियान्वयन लोकतंत्र लोकमत निर्देशित नियंत्रित अभिव्यक्ति के आधार पर होता है। तो शासन व्यवस्था में एक ही राजनीति नेता राजनीतिक सक्रियता के सभी पहलुओं का नियंत्रण, निर्देशन व अभिभावक बनता है। तो कार्यपालिका अध्यक्ष तानाशाह की स्थिति में होता है। तो इसमें क्या है, जनरल अयूब खां जो पाकिस्तान में बुनियादी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे तथा डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया में निर्देशित लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे ये लोग। अब इसकी आलोचना में कहा गया है कि बुनियादी अवधारणा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। और दूसरा, बुनियादी तथा निर्देशित लोकतंत्र में लोकतंत्र की अवधारणा में तानाशाही प्रवृत्तियों को छिपाने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जनता के राजनीतिक अधिकारों पर कुठारघात किया जाता है। तो अब ये क्या है कि आधुनिक युग की मुख्य विचारधारा लोकतांत्रिक है। शासन के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था तथा जीवन दर्शन के क्षेत्र में भी लोकतांत्रिक विचारधारा का बोलबाला होता है। व्यापक तथा बहुपक्षीय वैचारिकी होने के कारण लोकतंत्र के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। इसमें मुख्य दृष्टिकोण क्या है? उदारवादी दृष्टिकोण है, विशिष्ट वर्गीय या अभिजन दृष्टिकोण है, बहुलवादी दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, समाजवादी दृष्टिकोण है तथा बुनियादी लोकतंत्र और
निर्देशित लोकतंत्र का दृष्टिकोण है। तो इन सभी दृष्टिकोणों के अपने अपने गुण तथा दोष या कमियां हैं, परंतु सभी दृष्टिकोण को किसी न किसी रूप में अपनाया जा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे वंचित हो। तो अब हमने जो है इसमें लोकतंत्र का ये दिया हुआ था, ये पॉइंट हमने पढ़े थे। उदारवादी दृष्टिकोण पढ़ा, विशिष्ट वर्गीय या अभिजन दृष्टिकोण पढ़ा, बहुलवादी दृष्टिकोण पढ़ा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ा और समाजवादी दृष्टिकोण तथा बुनियादी लोकतंत्र और निर्देशित। तो ये हमने 6 जो हैं आधुनिक युग की मुख्य विचारधारा के लोकतांत्रिक जो हैं इसके बारे में आपको बताया गया। अब इससे आगे जो हमारा रहेगा वो रहेगा पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही बहुत है और ये 2 पहरे में आपको हमने बताया है। धन्यवाद।